क्लास में आपका स्वागत है। संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखो उपसर्ग पढ़ेंगे और ये है 10th क्लास के लिए। उपसर्ग किसे कहते हैं? जैसे हिंदी में तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। जैसे वे शब्दांश जो शब्द से पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना। शब्द से पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत के अंदर जो परिभाषा होगी वो होगी जब अव्यय शब्द हो जानते हो जिनके आप रूप नहीं चला सकते। ठीक है। या रूप जिनके कहें कि हम रूप नहीं चलते हैं, जिन पर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो जब अव्यय शब्द में जैसे प्रे परा अप अनु प्रति अधि आदि है ना का प्रयोग धातु से पहले किया जाता है। किससे पहले किया जाता है? धातु से पहले किया जाता है उसे, और फिर वो अर्थ में भी परिवर्तन कर देते हैं। जो अव्यय शब्द जैसे प्रे परा आदि का प्रयोग धातु से पहले होता है और अर्थ परिवर्तित हो जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है ना। उपसर्ग आगे समझ में। अव्यय शब्दों का प्रयोग धातु से पहले किया जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और उपसर्ग जुड़ते ही इनके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे देखो हार शब्द है। हार शब्द में हम देखो प्रे का उपसर्ग प्रयोग किया, आ उपसर्ग, सम उपसर्ग, वी उपसर्ग, परि उपसर्ग। इन उपसर्गों का प्रयोग हमने हार शब्द में किया। एक हार शब्द है और उस हार शब्द में हमने अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग किया, और अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग करने पर उनके अर्थ में भी अलग अलग परिवर्तन आ गया। जैसे देखो प्रे उपसर्ग हार शब्द है, इसमें प्रे तो क्या हो गया इसके अंदर उपसर्ग, और हार इसमें हो गया शब्द, मूल शब्द जो उसको कहते हैं। तो प्रे हार ही धातु से बना है ये। प्रे इसका शब्द बना प्रहार, जिसका क्या अर्थ होता है आक्रमण करना। आ में हार जोड़ा तो आहार बना, जिसका अर्थ होता है भोजन। सम में हार जोड़ा तो संहार मीन्स विनाश करना। वी में हार जोड़ा तो विहार मीन्स भ्रमण करना। परि में हार जोड़ा तो परिहार कहते हैं निराकरण, है ना। उपहार पर मीन्स भेंट देना किसी को, है ना, भेंट। तो इस तरह से एक हार शब्द में अलग अलग उपसर्ग जोड़ने पर भिन्न अर्थ हमारे सामने निकल करके आए। ठीक है ना। अब देखो उपसर्गों की संख्या 22 मतलब 22 होती है। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 अर्थात 22 उपसर्ग होते हैं, जिसमें से प्र परा सम अप अनु अव निस निर दोस दोर वी आंग मीन्स इसका आशेष रहता है। आंग मीन्स आ उपसर्ग। नि अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप, और ये भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। प्रे अधिक में, परा उल्टा, सम अच्छी या तरह से, अप दूर के लिए, अनु पीछे के लिए, अव नीचे। इस तरह से जो मैंने इन उपसर्गों का अर्थ लिखा है ये इन अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। इनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पहला उपसर्ग देखो अव उपसर्ग में उदाहरणार्थम यानी उदाहरण के लिए देखिए एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। अवतार, अवनति, अवकाश, अवरोध, अवगुण, अवशेष। इसमें उपसर्ग होगा अब, क्या होगा इसमें? अब उपसर्ग हो गया तार शब्द, अब उपसर्ग नति, अवकाश, अवरोध, अवगुण, अवशेष, अवतिष्ठति, अवसीदति, अवगच्छति। इस तरह से अब प्लस, अब इसमें तिष्ठति स्था धातु से बना है तो स्था निकाल दिया। अब उपसर्ग हो गया सीदति इसके साथ सी धातु है इसमें बैठना, और अवगच्छति में उपसर्ग गच्छति जो बनता है गम धातु से बनता है। तो इसमें जो धातुओं के साथ जुड़ेगा ये धातुओं के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें हम मूल धातु निकालेंगे। कौन सी निकालेंगे? मूल धातु। जैसे तिष्ठति स्था धातु से बनता है, सीदति सी धातु से, गच्छति गम धातु से बनता है। ठीक है। इनमें धातुएं नहीं है, इसमें शब्द है तो हमारे शब्द आ गए हैं। ठीक है ना। इस तरह से इनको हम अलग करेंगे। दूसरे नंबर पर देखिए अप उपसर्ग।
अप उपसर्ग में देखिए उदाहरण, अपवाद, अपव्यय, अपराध, अपयश, अपशब्द। अब इसमें उपसर्ग निकालिए। इसमें उपसर्ग क्या हो गया? अप। क्या हो गया? अप उपसर्ग है इसके अंदर, अप। अब इसमें बाद में देखो शब्द क्या है? वादः, व्यय खर्च होना, राधः, यशः, शब्दः, ये शब्द निकल गए। अब इसमें धातु के साथ जुड़ा है अपहरति, अप उपसर्ग हो गया इसमें, और हरति शब्द है इसमें, हरति। ये हरति शब्द किससे बना है? ह्री धातु से। ह्री मीन्स हरण करना, ले जाना, ठीक है ना। तो अपहरति बन गया। निर्धातु है, उदाहरण के लिए निरादर, निर्जन, निर्धन, निर्बलम, निर्वेदः। इसमें निरादर में इसमें निरा, तो इसकी जो सब हम संधि करेंगे, अलग इन शब्दों को करेंगे तो निर प्लस आदर निकलेगा, है ना। ये आ रे में आकर के मिल जाएगा निरादर, तो इसमें निर आदर शब्द निकल गया। इसमें ये जो ऊपर निर, निर्धन, निर्बल, निर्बल, इसमें आए रे, तो इनको हम नीचे निकाल देंगे, निर हो जाएगा। और इसमें शब्द बचेगा अपना जन्म, धनम, बलम, पेदः। इस तरह से अलग हो गए। अब इसमें देखो निर्गच्छति में निर, ये हो गया उपसर्ग। गच्छति बनाए, अब गच्छति में धातु किससे, कौन सी धातु? इसे मूल धातु गम से बनाए अपना गच्छति, ठीक है ना। इस तरह से आपका तीसरा हुआ निर। चौथा देखो निस में निष्कपटः, निश्चलः, निष्कर्षः, निश्चलः, निष्प्राणः। अब इसमें देखो एक शय, 3 शय आए इसमें। एक तो शय है अपना तालवी, ये मूर्धन्य शय, और ये दंती शय, 3 शय है। और उपसर्ग के अंदर जो आता है, हम दंती शय अलग करते समय हम दंती शय का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें निशय मूर्धन्य का प्रयोग किया है, लेकिन जब उपसर्ग निकालेंगे तो उपसर्ग अपना मेन है निस, तो इसमें निस ही लेंगे, ठीक है। इसमें निश्चल शय तालवी है, लेकिन इसमें भी वही निस निकालेंगे, ठीक है ना। इसमें निश जो भी है, इसमें मूल शब्द अपन जब उपसर्ग निकालेंगे तो इसमें तंती से का ही प्रयोग करेंगे इसका, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नहीं करेंगे। और अपना शब्द पीछे का निकल ही रहा है, कपट, छल, कर्षः, चलः, प्राणः, इस तरह से ये निकल गया। और धातु के साथ देखो निस्सरति। अब इसमें इसमें तो से दे ही रखा है, तो निस निकल गया उपसर्ग। सरती बना है अपना सर धातु से, ठीक है। तो ये निस्सरति। इस तरह से आपके 4 उपसर्ग के मैंने उदाहरण बताए। पहला अव, दूसरा अप, तीसरा निर, चौथा निस। इसमें आपको कोई भी वो संदेह नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फिर से आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इनको राइट एंड लर्न करिए। थैंक यू।